क्या गोल्ड और सिल्वर अभी खरीदने का सही समय है? किस लेवल पर खरीदारी करें और कितना समय तक इसे होल्ड करना चाहिए? इस पर बात करेंगे पृथ्वी फिनमार्ट के कमोडिटी डायरेक्टर मनोज कुमार जैन से, जो बताएंगे सही स्ट्रेटजी और ट्रेंड्स। मैं हूं कमल शर्मा। मनोज जी, आपका स्वागत है मोलतोल में। नमस्कार कमल जी। जी नमस्कार। मनोज जी, अभी गोल्ड और सिल्वर में निवेश करने का सही समय है या इंतजार करें? कमल जी, हम देख रहे हैं कि पिछले सप्ताह यहाँ पे सोने और चांदी की कीमतों में ऊपरी लेवल से भारी मुनाफा वसूली देखने को मिली थी। उसके पीछे मुख्य वजह यह रही कि यूएस की जापान के साथ में ट्रेड डील हुई। सप्ताह के अंत में यूएस की यूरोपियन यूनियन के साथ में भी ट्रेड डील जो है वो फाइनल हो चुकी है। साथ ही डॉलर इंडेक्स में हमने फिर एक बार रिकवरी आते हुए देखी और डॉलर इंडेक्स यहाँ पे 2 सप्ताह के उच्च स्तर पर पहुंचता हुआ नजर आया है। इस सप्ताह यूएस फेड की मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग भी होना है। उसके साथ ही यूएस के काफी जो है मेन इकोनॉमिक डेटा रिलीज भी इस सप्ताह होना है, जिसका बाजार के ऊपर प्रभाव पड़ता हुआ नजर आएगा। तो हमारा मानना है कि यहाँ पे यूएस और जापान और यूएस यूरोपियन यूनियन की ट्रेड डील के बाद और डॉलर इंडेक्स में लौटी मजबूती से सोने और चांदी की सेफ हेवन बाइंग कुछ कमजोर पड़ती हुई नजर आई है। हालांकि अभी यहाँ पर फेड की मीटिंग के आउटकम के ऊपर बाजार की नजर रहेगी। साथ ही यूएस के ट्रेड टैरिफ की डेडलाइन जो है वो भी इस सप्ताह समाप्त हो रही है, तो उसके ऊपर भी मार्केट की नजर रहेगी। तो हमारा मानना है कि ऐसे जो है एक इवेंटफुल सप्ताह में वर्तमान लेवल पर एक बार यहाँ पे सोने और चांदी में बाइंग से बचना चाहिए। जो लंबी अवधि के निवेशक है उनके लिए मैं बात कर रहा हूँ। तो लंबी अवधि के निवेशक यहाँ पे थोड़ा मार्केट को एक बार सेटल होने दे, फेड मीटिंग के आउटकम्स आने दे, उसके बाद यहाँ पे जो है बाइंग की रणनीति बनाए। लंबी अवधि का ट्रेंड सोने और चांदी का मजबूत बना हुआ है, लेकिन शॉर्ट टर्म में हमारा मानना है कि जो यूएस की ट्रेड डील, जो दो अहम जो है हम कह सकते हैं कि जापान के साथ साथ यूरोपियन यूनियन के साथ हुई है, तो उसके चलते थोड़ी मुनाफा वसूली यहाँ जारी रह सकती है। तो जो लंबी अवधि के निवेशक हैं उनको बाइंग के लिए थोड़ा यहाँ पे इंतजार करना चाहिए। और मनोज जी, इस बीच में वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की जो रिपोर्ट आई है उसमें उसने कहा कि चाइना में डिमांड लास्ट ईयर के कंपेयर में 49% घटी है। और चाइना भारत की तरह ही एक बहुत बड़ा उपभोक्ता और यूजर है गोल्ड का। इसका आप क्या असर देखते हैं आने वाले दिनों में, या ये कोई प्रभाव नहीं डाल पाएगा बाजार पर? जहां तक कंज्यूमर डिमांड का सवाल है तो कमल जी, वो भारत में भी हम देख रहे हैं कि बढ़ती हुई कीमतों के साथ जो कंज्यूमर डिमांड है वो प्रभावित होती हुई नजर आई है, और दुनिया के बाकी देशों में भी ये प्रचलन जो है देखने को मिल सकता है, क्योंकि हायर रेट्स पे नॉर्मली जो कंज्यूमर बिहेवियर है वो हर्ट होता हुआ नजर आता है। लेकिन जहां तक निवेश की डिमांड का सवाल है तो वो बेहतर बनी हुई है। हम देख रहे हैं कि ईटीएफ की जो होल्डिंग है वो लगातार बढ़ रही है। साथ ही जो ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स की बाइंग है वो आगे भी बरकरार रहेगी, जिस तरह से ग्लोबल अनसर्टेनिटी का माहौल है। और डी डॉलराइजेशन भी जो हम देख रहे हैं तो वो प्रोसेस यहाँ लगातार बरकरार रहेगी। तो शॉर्ट टर्म में यहाँ पे कंज्यूमर डिमांड थोड़ी प्रभावित होती हुई जरूर नजर आएगी, लेकिन लंबी अवधि में हमारा मानना है कि वो भी जो है रिवाइव होती हुई नजर आएगी। तो शॉर्ट टर्म में थोड़ा प्रेशर कीमतों में रह सकता है, लेकिन लंबी अवधि में जो ट्रेंड है वो हमारा मानना है कि जो मजबूत है वो बना रहेगा। और स्पेशली यहाँ पे जो ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स और जो निवेश की डिमांड है वो कीमतों को सपोर्ट करती हुई नजर आएगी। तो मनोज जी, गोल्ड और सिल्वर के कौन कौन से टेक्निकल लेवल हैं जहां पर खरीदारी करनी चाहिए? सोने की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे इंटरनेशनल मार्केट में सोने का जो दिसंबर वायदा है वो $3,370 के स्तर के आसपास यहाँ कारोबार कर रहा है। हमारा मानना है कि अगर यहाँ पे फेड ब्याज दरों में कोई कटौती नहीं करता है, और अगर उनके इंस्टेंस जो है ब्याज दरों में कटौती को लेकर के हॉकिश रहते हैं, तो जो दिसंबर का कॉन्ट्रैक्ट है इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड का वो 3,310 से $3,280 के स्तर को फिर टेस्ट कर सकता है। उस लिहाज से भारतीय बाजारों में जो अक्टूबर का कॉन्ट्रैक्ट है सोने का वो 96,000 से 95,000 के स्तर को टेस्ट कर सकता है। तो जो लंबी अवधि के निवेशक हैं वो अगर यहाँ पे करेक्शन आता है 96 से 95,000 की रेंज में, तो वहां पे निवेश करने का नजरिया बना सकते हैं। हमारा मानना है कि सितंबर पॉलिसी मीटिंग से फेड की तरफ से ब्याज दरों में कटौती की शुरुआत हो सकती है। उसके चलते वर्ष के आखिर तक कीमतें सोने की फिर एक बार इंटरनेशनल मार्केट में $3,600 और भारतीय बाजारों में 1,05,000 तक के स्तर को छू सकती है।
तो निवेश के लिहाज से सोने में 96 से 95,000 की जो रेंज है वो काफी एक बेहतर रेंज होगी, और वहां एक बार जो है डिप का निवेशकों को वेट करना चाहिए। इसी के साथ अगर मैं चांदी की बात करूं तो चांदी में $36.40 का जो लेवल है इंटरनेशनल मार्केट में वो काफी अहम सपोर्ट रहेगा। उस लिहाज से भारतीय बाजारों में 1,08,000 चांदी के लिए मजबूत सपोर्ट रहेंगे। तो चांदी में भी यहाँ पे जो लंबी अवधि के निवेश के लिए सोच रहे हैं उनको थोड़े डिप का वेट करना चाहिए। 1,10,000 से 1,08,000 की रेंज में अक्यूमुलेट करें। और हमारा मानना है कि वहां भी कीमतें जो है $42 इंटरनेशनल मार्केट में वर्ष के आखिर तक, और भारतीय बाजारों में 1,25,000 तक के स्तर तक पहुंच सकती है। तो सोने और चांदी के निवेशक जो निवेश के लिए योजना बना रहे हैं वर्तमान में थोड़ा वेट करें। अगले 1 से 2 सप्ताह में फेड मीटिंग आउटकम के बाद जो भी करेक्शन आते हैं, सोने में 96 से 95,000 की जो रेंज है वो, और चांदी में 1,10,000 से 1,08,000 की रेंज निवेश के लिहाज से काफी बेहतर रहेगी। और वो लेवल पे फिर लंबी अवधि के लिए निवेश के बारे में सोचा जा सकता तो मनोज जी, लॉन्ग टर्म होल्डिंग्स के लिए कौन सा बेहतर विकल्प है, गोल्ड या सिल्वर? हमारा मानना है कि सोना हमेशा ही लंबी अवधि के लिए बेहतर निवेश का विकल्प है और आगे भी बना रहेगा, क्योंकि इन्फ्लेशन पूरी दुनिया में रहना ही है, ग्लोबल अनसर्टेनिटी बनी रहेगी। तो जो काफी लंबे समय के लिए निवेश की योजना जी। बना रहे हैं तो उनके लिए सोना एक बेहतर निवेश का विकल्प है। लेकिन जो शॉर्ट टर्म के लिए सोच रहे हैं अगले 4 से 5 साल के लिए, तो यहाँ पे सोने को आउट परफॉर्म चांदी कर सकती है अगले 4-5 वर्षों में। उसके पीछे मुख्य वजह यह है कि चांदी की जो इंडस्ट्रियल डिमांड है वहां भी तेजी से बढ़त देखने को मिल रही है। और जो मेटल है, चांदी जो मेटल है वो यहाँ लगातार पिछले 3-4 वर्षों से डेफिसिट में आती हुई नजर आई है। और जिस तरह से यहाँ पे इंडस्ट्रियल डिमांड जो है वो बढ़ रही है, निवेश की डिमांड बढ़ रही है, तो आगे भी इस मेटल को वो अगले 3 से 4 साल डेफिसिट में रख सकती है। तो अगले 3 से 4 वर्षों में सोने के मुकाबले चांदी की जो परफॉर्मेंस है वो बेहतर रहेगी। तो जो 3 से 4 साल के लिए निवेश का नजरिया रखते हैं वो चांदी को यहाँ प्रेफरेंस दे सकते हैं। लेकिन जो काफी लंबी अवधि के लिए योजना बना रहे हैं अगले 10 साल या 15 साल के लिए, तो फिर वहां पे सोना हमेशा ही निवेश का एक बेहतर विकल्प रहेगा, कमल जी। तो छोटे निवेशक किन बातों का ध्यान रखें इस समय गोल्ड सिल्वर में पैसा लगाते समय? छोटे निवेशकों के लिए तो हमारा मानना है कि एसआईपी के रूप में निवेश करना हमेशा ही फायदेमंद रहेगा, चाहे वो सोने का निवेश हो या चांदी का निवेश हो। और यहाँ पे छोटे निवेशकों के लिए अब काफी सारे विकल्प भी मौजूद हैं। भारतीय बाजारों में भी सोने और चांदी के ईटीएफ लिस्टेड है, वहां पे वो निवेश कर सकते हैं। सोने और चांदी के म्यूचुअल फंड भी फंड ऑन फंड से, तो वहां पे भी वो एसआईपी के रूप में निवेश कर सकते हैं। या यहाँ पे एमसीएक्स पे भी जो सोने और चांदी के छोटे कॉन्ट्रैक्ट लिस्टेड है, तो वहां पे भी वो निवेश करके और अपनी डिलीवरी को अपने डीमेट अकाउंट में लेकर के सिक्योर रख सकते हैं। और आगे भविष्य में जब भी उनको लगता है कि उनको फिजिकल गोल्ड या सिल्वर की जरूरत है तो वहां से फिजिकली भी ऑप्ट कर सकते हैं। या उनको लगता है कि उन्होंने जो पैसा केवल निवेश के लिए लगाया है और जब बाजार में बढ़त आए तो उस डिलीवरी को वापस एक्सचेंज पे भी डिलीवर कर सकते हैं। तो यहाँ पे एमसीएक्स एक बड़ा विकल्प है डिलीवरी के लिए, करने के लिए ट्रेड। साथ ही अगर छोटे निवेशक हैं तो एसआईपी के रूप में गोल्ड सिल्वर के ईटीएफ और गोल्ड सिल्वर के म्यूचुअल फंड जो कि फंड ऑन फंड्स होते हैं, तो वो यहाँ पे निवेश के लिए उपयुक्त जो है छोटे निवेशकों के लिए रहते हैं, कमल जी। अगर मनोज जी किसी ने ऊंचे रेट पर खरीद करी हो तो उसे क्या करना चाहिए, होल्ड या सेल? अगर ट्रेडर है तो मेरा मानना है कि फेड मीटिंग आउटकम के पहले एक बार यहाँ कल के सत्र में जो भी बढ़त सोने और चांदी की जी। कीमतों में आए, फेड मीटिंग की रिजल्ट के पहले, तो वहां पे एक बार निकलने की सलाह रहेगी। फेड मीटिंग आउटकम के बाद फिर नए सिरे से रणनीति बनाए। वही जो लंबी अवधि के निवेशक हैं वो बने रह सकते हैं, शॉर्ट टर्म में छोटे मोटे करेक्शन आते रहेंगे, लेकिन लंबी अवधि में ट्रेंड सोने और चांदी का पॉजिटिव बना हुआ है। और अभी भी यहाँ वर्ष के आखिर तक एक अच्छी बढ़त की संभावना सोने और चांदी की कीमतों में नजर आती है। जी। और यहाँ पर एक और ये सवाल है कि क्या आप फिजिकल गोल्ड सिल्वर या डिजिटल मीडियम को भी प्रेफर करते फिजिकल गोल्ड सिल्वर और हैं, डिजिटल मीडियम को? फिजिकल गोल्ड सिल्वर यहाँ पे मेरा मानना है कि अगर वास्तव में सोने और चांदी की रिक्वायरमेंट है तो ही फिजिकल के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि वहां पे आपको उसकी होल्डिंग की कॉस्ट भी बढ़ जाती है। साथ ही यहाँ पे आपको उसकी जोखिम भी जो है बड़ी मात्रा में रहती है। तो जब तक आपको फिजिकल सोने या चांदी की जरूरत ना हो तब तक आप वहां पे
उसका विचार ना रखें, क्योंकि वहां पे मेकिंग चार्जेस वगैरह भी काफी बड़ी मात्रा में आपको चुकाने पड़ते हैं। जीएसटी की 3% की लागत भी वहां पे आती है, तो वो भी आपको बियर करनी पड़ती है। तो अनलेस आपको फिजिकल गोल्ड या सिल्वर की ऑर्नामेंट के रूप में जरूरत है, तभी आप खरीदे। नहीं तो आप यहाँ पे जो डिजिटल जो प्रारूप है सोने और चांदी में निवेश के, उनका उपयोग जो है अपने निवेश के लिए कर सकते हैं। मनोज जी, अब रिटेल निवेशकों के लिए एक परफेक्ट एग्जिट स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? क्योंकि देखिए, होता क्या है कि बाजार में एंट्री तो हर कोई आसानी से ले लेता है, खरीदना ही होता है, लेकिन वो ये समझ नहीं पाते कि हमें बाजार से निकलना कब है या मुनाफा कब बुक करना है। इस पर क्या रणनीति होनी चाहिए? ये डिपेंड करता है कि एक निवेशक का होराइजन क्या है निवेश का। अगर वो अपने निवेश होराइजन के अनुरूप अगर निवेश किया है और अपने निवेश के ऊपर उनको एक रीजनेबल रिटर्न्स जो है मिल रहा है, तो वहां पे वो मुनाफा बुक करते रहें। लेकिन अगर वो कोई भी निवेश जो छोटा निवेशक एसआईपी के रूप में सोने और चांदी में कर रहा है, और उनके निवेश का उद्देश्य उस निवेश को आगे जाकर के फिजिकल में कन्वर्ट करने का है, जो कि उनके बच्चों की शादी ब्याह के लिए या घर में कोई भी जो है प्रोग्राम हो उसके लिए ज्वेलरी खरीदने के रूप में हो, तो फिर वहां पे उनको बाजार के उतार चढ़ाव को नजरअंदाज करना चाहिए। क्योंकि जब भी आप फिजिकल में कन्वर्ट करेंगे, तो मार्केट में जो भी रेट होगा उसके हिसाब से ही आपको यहाँ पे जो है उसमें रिडम्पशन मिलता हुआ नजर आएगा। तो ये डिपेंड करता है कि एक निवेशक का होराइजन निवेश का क्या है। अगर वो यहाँ पे सिर्फ लाभ कमाने के उद्देश्य से अगर निवेश कर रहे हैं, तो एक रीजनेबल रिटर्न पे हमेशा यहाँ पे मुनाफा वसूली की रणनीति रखना चाहिए। मार्केट ऊपरी लेवल से हमेशा करेक्शन देता है, तो आपको बेहतर रिटर्न मिल रहा है तो आप प्रॉफिट बुक करें। नीचे में करेक्शन में फिर वहां पे बाइंग जो है इनिशिएट करें, और एसआईपी के रूप में करते रहे, और ये प्रोसेस आप आगे भी जो है दोहरा सकते हैं। जी मनोज जी, आपका कोई डिस्क्लेमर? हाँ, सोने और चांदी के फ्यूचर्स मार्केट में मेरा कोई व्यक्तिगत एक्सपोजर नहीं है कमल जी, लेकिन समय समय पर रिकमेंडेशन होने के चलते हमारे क्लाइंट्स की इनमें पोजीशन हो सकती है। कोई भी निवेशक यहाँ सोने और चांदी में निवेश की रणनीति बना रहे हैं, तो अपने वित्तीय सलाहकार की सलाह से ही बनाए। आपका धन्यवाद, शुक्रिया मनोज जी।